फ्रेंड्स, अनक्लिक सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10th अपना चल रहा था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल, ठीक है। पेज नंबर 122 पर अपन चल रहे हैं। पेज नंबर 122 चल रहा है अपना, ठीक है। पेन अपन ने स्टडी कर लिया था, पेन के रिगार्डिंग टाइप्स वगैरह इसका इंटरवेंशन अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ पेन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ पेन, जिसके अंदर अपन नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अपन स्टडी करेंगे, और इन ड्रग्स के दौरान व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस वो भी अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है, जिसके अंदर दो ड्रग्स इंक्लूड की जाती है। एक तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID, जिसको अपन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिस और एस्पिरिन अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और दूसरी अपन नॉन ओपियोइड के अंदर इंक्लूड करते हैं एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल। तो ये दो प्रकार के ड्रग्स जो है वो अपन NSAID में नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नॉन ओपियोइड में दो ड्रग्स होती है, मैं वापस बता देता हूँ। एक तो NSAID यानी एस्पिरिन टाइप ड्रग, जिसके अंदर एस्पिरिन जो है वो इंक्लूड की जाती है, और दूसरी एसिटामिनोफेन जिसके अंदर पैरासीटामोल जो है वो इंक्लूड की जाती है। ये दोनों अपन 1 by 1 नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक में अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं NSAID या एस्पिरिन टाइप ड्रग्स, ठीक है। दीज ड्रग्स या दीज मेडिकेशंस टाइप्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द क्लाइंट हैज गैस्ट्रिक इरिटेशन। यदि इंडिविजुअल को गैस्ट्रिक अल्सर है, यदि इंडिविजुअल को गैस्ट्रिक अल्सर इरिटेशन है, ठीक है, या फिर इन ड्रग्स से एलर्जी है, तो इस ड्रग्स को अपन अवॉइड करेंगे। इस ड्रग को अपन क्या नहीं करेंगे, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। देन ब्लीडिंग इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ दीज मेडिकेशंस टाइप। इन ड्रग्स की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार वाली अपने को ध्यान रखनी है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक ओरल डोज विथ मिल्क और स्नैक्स टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। जब भी इन ड्रग्स को ले तो खाली पेट नहीं लेना है, इसके साथ में पहले अपने को क्या लेना है, कुछ स्नैक्स वगैरह या मिल्क वगैरह अपन ले सकते हैं। NSAID कैन एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। NSAID ड्रग्स यदि इंडिविजुअल ले रहा है और उसके साथ में यदि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ले रहा है, लाइक वारफेरिन या हिपेरिन जैसी ड्रग्स ले रहा है, तो NSAID क्या कर देती है, वारफेरिन या हिपेरिन जैसी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के इफेक्ट को बढ़ा देती है, उनको क्या करती है, उनकी इफेक्ट को प्रोमोट करती है ये, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट फॉर क्लाइंट टेकिंग आइबुप्रोफेन इफ द क्लाइंट इज कंकरेंटली टेकिंग ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स। यदि इंडिविजुअल NSAID ड्रग्स के साथ में यदि इंडिविजुअल क्या ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या एंटीडायबिटिक ड्रग ले रहा है, ठीक है, तो NSAID ड्रग्स की वजह से हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इंडिविजुअल का बढ़ जाता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ए हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट इफ ए क्लाइंट इज टेकिंग आइबुप्रोफेन कंकरेंटली विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यदि इंडिविजुअल NSAID ड्रग्स के साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहा है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स जो है उनका टॉक्सिसिटी जो है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। सो दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू NSAID या एस्पिरिन टाइप्स ड्रग्स। अब अपन बात करते हैं एसिटामिनोफेन, जिसको अपन पैरासीटामोल बोलते हैं, ठीक है। ये भी किस में आती है, ये भी नॉन ओपियोइड में ही आती है, ठीक है। नॉन ओपियोइड का सेकंड टाइप है एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल, ठीक है। अब जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको मैं बता दूंगा, आपको स्टार लगा के लिख लेने उनको। तो एसिटामिनोफेन कॉमनली नोन एज टेनोलोल, ठीक है, ये जनरली टेनोलोल की फॉर्म में आती है, या अपन पैरासीटामोल बोलते हैं इसको। इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द क्लाइंट विद द हिपेटिक और रीनल डिजीज, एल्कोहलिज्म और हाइपर सेंसिटिविटी। इन चार लोगों में इस ड्रग को क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है। एक तो हिपेटिक प्रॉब्लम, रीनल डिजीज, एल्कोहलिज्म और हाइपर सेंसिटिविटी यदि इनमें हो तो इन लोगों में इस ड्रग को नहीं दिया जाता, स्पेशली हिपेटिक डिजीज में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन असेस द क्लाइंट फॉर हिस्ट्री ऑफ लीवर डिस्फंक्शन। पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट अपने को आइडेंटिफाई कर लेना, फिर ही उसको क्या करना है, उसको अपन पैरासीटामोल दे सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं देना है। देन मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द साइन ऑफ हिपेटिक डैमेज, लाइक यदि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है, यदि डायरिया है, या अब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है, ये हिपेटिक डैमेज या डिस्फंक्शन के यदि साइन अपने को दिखाई दे रहे तो भी इस ड्रग को अपन नहीं देंगे। देन मॉनिटर द लीवर फंक्शन पैरामीटर्स, मैंने बता दिया LFT जो है वो पेशेंट को करवा कर ही ये ड्रग दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती।
Then tell the client that self medication should not be continue longer than 10 days. यदि इंडिविजुअल जो है वो मोर देन 10 डेज यदि अपने आप से ये मेडिकेशंस लेता है तो उसको हिपेटिक टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, लीवर डैमेज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, द एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिटाइल सिस्टीन. ये अपने को ध्यान में रखना है. एसिटाइल सिस्टीन जो है इसका पैरासिटामोल का एंटीडोट रहता है. एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया. देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, दैट इज ए मेजर कंसर्न विद द एसिटामिनोफेन इज हेपेटोटॉक्सिसिटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासिटामोल की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है. तो ये तो हो गई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. ठीक है, कौन सी ड्रग्स? नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अपन ने पढ़ ली. अब अपन बात करते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जिसके अंदर मॉर्फिन टाइप्स ड्रग्स आती है, मॉर्फिन कोडीन टाइप्स ड्रग्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है. तो दीज मेडिकेशंस सप्रेस द पेन. ये पेन तो सप्रेस करती है, पेन के इंपल्सेस को सप्रेस करती है, बट कैन ऑल्सो सप्रेस रेस्पिरेशन एंड कफिंग बाय एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी एंड कफिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑफ द ब्रेन स्टेम. यानी कि ये ड्रग्स क्या करती है? पेन तो सप्रेस करती है बस, बट ब्रेन के अंदर जो ब्रेन स्टेम है अपना, वहां पर मौजूद जो मेडुला है जो कि रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को कंट्रोल करता है, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन और ये कफ को भी क्या करती है? डिप्रेस करती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा लेना. ठीक है, अपने को ध्यान रखना है. नेक्स्ट, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अपन पढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू द क्लाइंट हिस्ट्री एंड नोट द क्लाइंट with impaired renal and liver function may only be able to tolerate low dose of opioid analgesics, also assess for NLC. यानी कि पेशेंट जिनको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक चल रही है उसको अपन क्या करेंगे? रीनल और लीवर फंक्शन तो आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में अपन इस ड्रग का सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे, एलर्जी तो नहीं हो रही इस ड्रग से, फिर अपन क्या करेंगे? पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, देंगे ये ड्रग्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रावेनस रूट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस a faster effect than other route. IV रूट इसका हर एक ड्रग का IV रूट जो है वो फास्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, बट पेन रिलीफ इफेक्ट इज शॉर्टर. पेन का जो रिलीफ है वो कम टाइम के लिए होगा. ठीक है, IV अपने ड्रग देती तो उसका इफेक्ट तो जल्दी अपने को मिल जाएगा, बट जो पेन रिलीफ इसका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, वो कुछ टाइम के लिए रहेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन ओपियोइड विच प्रोड्यूस यूफोरिया. यानी कि ओपियोइड ड्रग्स क्या करती है? यूफोरिया, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, इस ड्रग को लेने से क्या आता है? मजा आता है इंसान को, इसीलिए वो क्या हो जाता है? एडिक्ट हो जाता है. एंड सेडेशन, उसको सुन्नपन थोड़ा सा महसूस होता है. कैन कॉज फिजिकल डिपेंडेंसी इफ यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यदि इंडिविजुअल लंबे टाइम तक लेगा तो वो डिपेंडेंसी यानी कि इसकी लत लगने का रिस्क सबसे ज्यादा रहती है. इसीलिए ये ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है. देन एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस 30 to 60 मिनट बिफोर पेनफुल इवेंट सच एज कफिंग है, डीप ब्रीथिंग है, एम्बुलेशन है, ड्रेसिंग चेंज करना है. ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया, ध्यान में रखना. और पूछा किस प्रकार से गया है कि एक पेशेंट है बर्न का. ठीक है, तो बर्न के पेशेंट की अपने को क्या करनी है? ड्रेसिंग चेंज करनी है. तो व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस? तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो इंटरवेंशन रहता है वो रहता है कि उस पेशेंट को 30 to 60 मिनट बिफोर ड्रेसिंग उसको क्या करो? उसको एनाल्जेसिक या जो पेन किलर ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब करो, देन उसकी ड्रेसिंग चेंज करो. ठीक है, तो यह पॉइंट वही बात बोल रहा है कि जब भी ओपियोइड अपन ड्रग देते हैं, पेन किलर देते हैं, ठीक है, तो 30 to 60 मिनट बिफोर एनी पेनफुल प्रोसीजर, कोई भी पेनफुल प्रोसीजर, यदि पेशेंट जो उसको मूव कराना है, एम्बुलेट करवाना है, उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है, ठीक है, उसको कोई भी कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग अपन उसको एक्सरसाइज अपन सजेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले 30 से 60 मिनट पहले ड्रग दे दो ताकि उसको पेन रिलीफ हो जाए और वो आराम से वो प्रोसीजर कर सके. देन मॉनिटर द क्लाइंट रेस्पिरेशन रेट इफ इज स्लोअर देन 12 ब्रीथ पर मिनट इन अडल्ट विथ होल्ड, यानी रोक दो मेडिकेशंस एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. यानी इंडिविजुअल जो है उसका रेस्पिरेशन रेट अपने को मॉनिटर करना है. यदि 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो, 12 ब्रीथ पर मिनट से यदि रेस्पिरेशन कम हो तो ड्रग्स को नहीं देना है, क्योंकि ड्रग्स और रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज करती है, डिमिनिश करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटर द पल्स इफ ब्रेडिकार्डिया डेवलप विद होल्ड मेडिकेशन. वही सेम चीज अपने को करनी है पल्स के साथ में. रेस्पिरेशन डिक्रीज है,
ड्रग्स नहीं देनी, यदि पल्स डिक्रीज है तो भी अपने को ड्रग नहीं देनी। देन मॉनिटर द ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन, क्योंकि ड्रग हाइपोटेंशन भी कॉज करती है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस डिक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जब भी पेशेंट को अपन ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो उनका उसका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करो। यदि हाइपोटेंशन है, यदि बीपी लो है तो भी इस ड्रग को नहीं देना, क्योंकि ये ड्रग और बीपी लो करती है। देन अस्कल्टेट द लंग्स फॉर नॉर्मल ब्रीथ साउंड, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती है। इसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है, सिक्रेशंस वहां पर डेवलप होने लगते हैं, तो लंग्स के जो साउंड है वो भी अपने को अस्कल्टेट करने हैं ड्रग्स को देने से पहले। देन एनकरेज द एक्टिविटी सच एज टर्निंग है, डीप ब्रीथिंग है एंड इंसेंटिव स्पायरोमेट्री टू हेल्प द प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया। इस ड्रग्स की वजह से क्या होता है, सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को एटिलेक्टेसिस और निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो पेशेंट को अपने को क्या करना है, उसको बार बार में टर्न करना है, डीप ब्रीथिंग के लिए इंसेंटिव जो स्पायरोमेट्री है उसको यूज करना है, तो वो अपन पेशेंट को बताएंगे ताकि पेशेंट को क्या नहीं हो, ताकि पेशेंट को एटिलेक्टेसिस और न्यूमोनिया जैसी कंडीशंस डेवलप ना हो। देन मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ड्रग सेडेशन कोज करती है तो समटाइम्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज हो जाता है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। देन इनिशिएट द सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्योंकि इस ड्रग्स की वजह से फॉल इंजरी होने का रिस्क रहता है। ये सुन्न करती है ड्रग्स, मैंने बताया था सेडेशन करती है, तो अपने को क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी अप्लाई करने हैं। देन मॉनिटर द इनटेक आउटपुट एंड असेस द क्लाइंट फॉर यूरिन रिटेंशन। इस ड्रग की वजह से क्या हो सकता है, यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि जो यूरिनरी स्पिंटर्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। तो इनटेक आउटपुट भी अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन इज द मोस्ट कॉमन एक तरह से साइड इफेक्ट रहता है किसका, ओपियोइड यूज का, ड्रग्स का, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक ओरल डोज विद द मिल्क और स्नैक्स टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। ये मैंने पहले ही बता दिया था, अपन ने नॉन ओपियोइड में भी पढ़ा था, और इसमें भी अपने को ध्यान में रखना है कि ओरल जो है अपन ड्रग्स ले रहे हैं तो पेशेंट को स्नैक्स के साथ में ही ये ड्रग लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटी रिक्वायरमेंट अलर्टनेस, यानी वो एक्टिविटीज जिसके अंदर अलर्टनेस जरूरी होता है, चाहिए होता है, लाइक ड्राइविंग अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या नहीं करना है, ये ड्रग्स लेकर के, सेडेटिव ड्रग्स या ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग लेकर के अपने को अलर्टनेस वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि सेडेशन कॉज करती है और पेशेंट जो है उसको उसकी जान को खतरा रहता है, एक्सीडेंट हो सकता है। देन हैव ओपियोइड एंटागोनिस्ट लाइक नैलोक्सोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया। ओपियोइड का एंटीडोट कौन सा रहता है, नैलोक्सोन रहता है, और साथ ही साथ अपने को यदि पेशेंट को अपन ओपियोइड दे रहे हैं तो नैलोक्सोन एंटीडोट तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स, रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स लाइक ऑक्सीजन है, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स, ये सारे एडी ट्यूब वगैरह है, वो अपने को क्या करनी है, अपने को प्रिपेयर रखनी है। तो ये था नॉन ओपियोइड और ओपियोइड के बारे में अपने पढ़ा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस इज ऑलवेज यूज फॉर कंटिन्यूअस और डोज डिमांडेड आईवी इन्फ्यूजन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। अपने को क्या करना है, स्पेशली जब अपन आईवी ओपियोइड या कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस जो है वो काम में लेनी है, ताकि एक सटीक डोज जो है वो पेशेंट को क्या कर सके, अपन दे सके, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, ये हो गया फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ पेन। अब अपन आगे चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। वाइटल साइंस इस टॉपिक को देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 जो है इसका नाम है, इसमें दो चीजें, एक तो है वाइटल साइंस जो कि अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स, ठीक है, ये रहा लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल, ठीक है। तो लैब वैल्यूज के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सारे के सारे कोगुलेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, वो सब भी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत की गई है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बहुत शॉर्ट में अपन ऊपर से देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस चैप्टर में अपन ने बहुत डीप से पढ़ लिए। इसके अंदर अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर बात करेंगे अपन सोडियम, सीरम सोडियम लेवल की, ठीक है, सीरम सोडियम की अपन बात करेंगे। तो सीरम सोडियम जो है वो नॉर्मली कितना होता है, 135 टू 145 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। अब एलिवेटेड ये लेवल कब बढ़ता है और कब घटता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एलिवेटेड कब होता है और बिलो कब होता है, तो एलिवेटेड होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाता है। ये डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर के अंदर, अपन सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट अपन पढ़ चुके हैं। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कब होगा, एक तो डिहाइड्रेशन में इंक्रीज होगा, साथ ही साथ इंपेयर्ड रीनल फंक्शन में, जब किडनी जो है वो डैमेज होगी तो उस कंडीशन में सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाएगा। इंक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ
सोडियम, इंक्रीज आईवी इंटेक ऑफ सोडियम, प्राइमरी एल्डोस्टेरोन, जब एल्डोस्टेरोन में सीरम एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो सीरम सोडियम बढ़ा देता है ये, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये इन सब कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम है वो बढ़ जाएगा। देन बिलो कब होता है, बिलो द नॉर्मल वैल्यू, तो कौन कौन सी कंडीशंस, लाइक एडिसन डिजीज में क्या होता है, सोडियम कम होता है, क्योंकि एडिसन डिजीज में क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज होगा तो सोडियम भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज डायटरी इंटेक ऑफ सोडियम, डायबिटिक केटोसिडोसिस, डाययूरेटिक थेरेपी है, एक्सेसिव लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सोडियम है, या एक्सेसिव पर्सपिरेशन, पसीना वगैरह ज्यादा आना, वाटर इंटॉक्सिकेशन होना, इन सब कंडीशंस में क्या होता है, सोडियम लेवल घट जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्राइविंग ब्लड स्पेसिमेन from extremity in which an IV solution is infused can produce an inaccurate result depending on test being performed and टाइप ऑफ सोल्यूशन इज इन्फ्यूजन, यानी कि जब भी अपन क्या करते हैं, किसी आईवी लाइन से अपन क्या कर रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, और उसी से अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, फाइंडिंग हमने को डिस्टर्ब मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ टोर्निकेट बिफोर वेनस सैंपलिंग कैन इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम प्रोड्यूसिंग इनएक्यूरेट रिजल्ट। लंबे टाइप से अपन क्या कर रहे हैं, आईवी साइड जो है जहां से अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पे अपन ने लंबे टाइम तक क्या कर रखा है, टोर्निकेट अप्लाई कर रखा है, और अपन ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, तो अपने को पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टोर्निकेट की वजह से क्या होगा, ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जो पोटेशियम की फाइंडिंग है वो अपने को डिस्टर्ब देखने को मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सीरम सोडियम हो गया, देन अपन बात करते हैं सीरम पोटेशियम लेवल की, ठीक है, तो सीरम पोटेशियम जो है नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.0 मिलीक्यूलेंट होता है। इलेवेटेड कौन कौन सी कंडीशन में होगा, और डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में होगा। इलेवेटेड होगा किडनी इंजरी के अंदर, क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर, एडिसन डिजीज के अंदर, डिहाइड्रेशन, डायबिटिक केटोसिडोसिस, ये सारे अपन पढ़ चुकी है। एक्सेसिव डायरेक्टरी आईवी इंटेक ऑफ पोटेशियम, ठीक है, मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इन कंडीशन में इंक्रीज मिलेगा। डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा, लाइक कंसिंग सिंड्रोम है, डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी है, ठीक है, डायरिया वगैरह है, डाययूरेटिक्स ले रहा है इंडिविजुअल, जीआई फिस्टुला है, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब कंडीशंस में, ठीक है, या पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टारवेशन, वोमिटिंग, इन सब में अपने को पोटेशियम डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पोटेशियम और सोडियम अपने पढ़ा, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन पार्ट में पढ़ेंगे ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल्स, जिसके अंदर पेरिफेरल इंट्रावेनस लाइन से और सेंट्रल इंट्रावेनस लाइन से अपन किस प्रकार से ब्लड सैंपल ले सकते हैं वो अपन स्टडी करेंगे।